हाय गाइज़, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। गाइज़, आज के वीडियो में जैसा कि आपको पता है कि डीयू का जो है एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। 20 जून से ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया, यानी कि परसों से। तो जब ही मेरे को पता चला कि अब एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया, क्योंकि काफ़ी दिन से स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे, तो मैंने सोचा एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया जाए जिसमें कि डीयू से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको क्लियर करा दूँ। और क्योंकि जब आप एप्लीकेशन भरेंगे तो एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन मिलेगा आपको, जो कि कॉलेज प्रेफरेंस, क्योंकि कुछ 7-8 कॉलेजेस हैं जो एमएससी फिजिक्स प्रोवाइड कराती है, तो आपको कॉलेज भरना पड़ता है उसमें कि कौन सा कॉलेज आप पहले प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। फिर मैं आपको कट ऑफ के बारे में भी थोड़ा नॉलेज दूंगा। 2018 और 2019 का जो पेपर है उसका एक छोटा सा एनालिसिस, यानी किस सब्जेक्ट से कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आए थे, कितने मार्क्स के आए थे, वो सारी चीज़ें और बाकी सारी डिटेल्स मैं आपको दे दूँगा। तो अगर वीडियो आपको लास्ट में अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि हो सकता है कि उनको भी ये सारी नॉलेज ना हो। बीच में मैं आपको एमएससी फिजिक्स का सिलेबस भी दिखाऊंगा कि जो डीयू का एमएससी फिजिक्स का सिलेबस है वो कितना अच्छा है इन कंपैरिजन टू अदर यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स लाइक एनआईटीज़। ठीक है, तो देखिए ये बुलेटिन है, ये 2021 का जो एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है परसों से, उसी के बुलेटिन से मैं सारी इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ। कुछ बेसिक्स, जैसे कि जो एंट्रेंस है इस साल का, वो एनटीए ही ऑर्गेनाइज़ कराएगा, जैसे कि लास्ट ईयर हुआ था। तो लास्ट ईयर से DUET का जो एंट्रेंस है, यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, वो अब एनटीए ही ऑर्गेनाइज़ करा रहा है। तो एनटीए ऑर्गेनाइज़ करा रहा है तो आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम, मतलब कुछ बिग प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, जैसे कि सेंटर्स की। तो मैं सेंटर्स भी बताऊंगा अभी। उससे पहले अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एडिट कर सकते हैं जब मैं कॉलेज प्रेफरेंस बताऊंगा। लेकिन अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज दे दूं कि देखिए डीयू में जो पीजी का जो एंट्रेंस हो रहा है फिज़िक्स में, उसके दो कैटेगरीज हैं एडमिशन के। एक है मेरिट के बेसिस पर और एक है एंट्रेंस के बेसिस पर। तो मेरिट के बेसिस पर क्या होता है कि जो डीयू के बीएससी ऑनर्स फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, ओनली ध्यान से सुनिए, जो डीयू के बीएससी ऑनर्स फिजिक्स के स्टूडेंट हैं उनको डीयू डायरेक्ट एडमिशन प्रोवाइड कराती है अंडर सम क्राइटेरिया। उसे हम बोलते हैं मेरिट बेस्ड एडमिशन। ठीक है, 50% ऑफ द टोटल सीट्स, और जो 50% रेस्ट 50% सीट्स हैं वो एंट्रेंस के बेसिस पर फिल करती है। तो जो डीयू के बीएससी ऑनर्स फिजिक्स के स्टूडेंट हैं उनको भी अप्लाई करना होता है। ये नहीं कि उनको कोई डायरेक्ट कोई ऐसा प्रोविज़न है कि डायरेक्ट ही उनको जंप करा दिया जाएगा कि हाँ आपको एडमिशन प्रोवाइड हो रहा है। उनको भी अप्लाई करना पड़ेगा इस रजिस्ट्रेशन के लिए, उनको भी रजिस्टर करना पड़ेगा। तो उनका क्या है कि उनकी जो एप्लीकेशन फ़ी है, जो मेरिट के बेसिस पर अप्लाई करेंगे, जनरल के लिए जो फ़ीस है वो 250 रुपीज़ है ओनली, और बाकी जितने हैं जो जनरल और ओबीसी के लिए 250 है, और बाकी SC ST EWS के लिए 100 रुपीज़ की फ़ीस है, जो मेरिट के बेसिस पर अप्लाई करें। और ये कौन कर सकता है? सिर्फ डीयू के बीएससी ऑनर्स फिजिक्स के स्टूडेंट। और बाकी जो एंट्रेंस के बेसिस पर अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए ये फ़ीस लिखी हुई है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी, जो कि नॉन रिफंडेबल है। अगर आप SC ST PWD EWS के हैं तो 300 पर कोर्स, एक से ज़्यादा कोर्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। और अनरिजर्व्ड OBC एंड अदर्स के लिए 750 पर कोर्स। वही बात है कि आप एक से ज़्यादा अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन फ़ी हो गई। अगर आप मेरिट बेस अप्लाई कर रहे हैं, जो कि 50% सीट रिजर्व होती है डीयू में, डीयू के बैचलर स्टूडेंट के लिए। डीयू की एमएससी फिजिक्स में सीट कितनी है? 300 सीट्स हैं। कितनी सीट्स हैं? 300 सीट्स हैं, जिसमें कि 150 सीट्स जो है रिजर्व्ड है मेरिट स्टूडेंट्स के लिए, और 150 सीट्स हैं एंट्रेंस के बेसिस पर ही। तो 150 जो रिजर्व्ड हैं वो किसके लिए है? सिर्फ डीयू के बीएससी ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए, बीएससी पास के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन फ़ी हो गया। अब देखिए क्या है, एक बहुत ही बड़ा कंसर्न होता है कि सर मैं यहाँ, जैसे मान लीजिए कि मैं रहता हूँ गुवाहाटी में या असम में रहता हूँ, तो क्या यहाँ पर कोई सेंटर होगा? तो देखिए क्या है, एनटीए जब कोई एग्ज़ाम करा रही है तो ये बेसिकली क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एजेंसी है जो कि एंट्रेंस ऑर्गेनाइज़ कराती है। तो इसका मतलब ये है कि जो देश की जितनी भी कंट्रीज़ की जितनी मेजर सिटीज़ होंगी वहाँ पर ये एंट्रेंस लेगी ही लेगी। जैसे आप देख सकते हैं अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, एनसीआर में क्या आता है? गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, साहिबाबाद, गाज़ियाबाद। आप देख सकते हैं सारे मेजर सिटीज़ हैं, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, इम्फाल भी है, श्रीनगर, वाराणसी, TVM, रांची, पटना, ये सारे मेजर सिटीज़ आप देख सकते हैं, इसमें कोई एक्सक्लूडेड नहीं है। तो अगर आप वेस्ट बंगाल के हैं तो कोलकाता में आपका एंट्रेंस टेस्ट का जो सेंटर है वो पड़ेगा। तो सारे मेजर सिटीज़ हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। लेकिन ध्यान रहे, एक बार जब आप जो सेंटर है उसको सेलेक्ट कर लेंगे एप्लीकेशन में, वो दोबारा चेंज नहीं हो सकता। तो इसलिए बी केयरफुल व्हेन यू फिल द सेंटर, ध्यान रखिए। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ एग्जामिनेशन सिटी एंड सेंटर वंस ऑप्टेड शैल नॉट बी चेंज। ध्यान रहे, हमेशा केयरफुली आप इसको भरें। ठीक,
अब जैसे मैंने आपको बता दिया, मोड ऑफ एडमिशन 2 तरीके से एडमिशन होता है। मेरिट बेस में क्या होता है, 50% ऑफ द टोटल सीट, जैसे एमएससी फिजिक्स में 300 सीट्स हैं जो कि काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ सीट्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेंट्स मेरिट इन द क्वालिफाइंग एग्जाम वेरेवर एप्लीकेबल, मेरिट बेस ऑप्शन इज ओपन ओनली फॉर द एप्लीकेंट्स एलिजिबल डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो ओनली बीएससी ऑनर्स फिजिक्स के स्टूडेंट ही मेरिट बेस अप्लाई कर सकते हैं और इंट्रेंस बेस में बाकी सारे ही अप्लाई कर सकते हैं जो रिमेनिंग 50% ऑफ द सीट्स होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है उसके 9.2 CGPA है, तो अगर उसकी इतनी ज़्यादा CGPA है तो क्लियर सी बात है कि उसको एडमिशन मिल सकता है मेरिट के बेसिस पर, DU का स्टूडेंट है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर उसके हाई CGPA है तो वो इंट्रेंस बेस्ड नहीं अप्लाई कर सकता, वो इंट्रेंस के बेसिस पर भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, मिलेंगी उसको किसी एक ही बेसिस के पे सीट। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब कुछ स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि सर हॉस्टल की कोई प्रॉब्लम होती है क्या DU में? देखिए, DU एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। DU क्या है? एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसकी NIRF रैंकिंग जो है, क्योंकि मैं NIRF पे विश्वास नहीं कर सकता, NIRF की जो रैंकिंग है वो 11 है। NIRF की रैंकिंग, जो कि इसको टॉप 10 में होना चाहिए, मैं बिलीव नहीं करता है NIRF पे। तो ये एक टॉप नॉच यूनिवर्सिटी है, आप इसको बिल्कुल भी आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो जैसा ये लोग लिखते हैं बुलेटिन में, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इज़ वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूशन ऑफ आवर कंट्री, जो कि पूरे इंडिया से, ऑल ओवर इंडिया इवन अब्रॉड से स्टूडेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, विड्रॉज द लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड। The concern for the outstation student after securing admission is the availability of safe and comfortable accommodation. In order to meet the requirement of such students, University of Delhi offers hostel facility to both male and female candidate. And ये क्लियर सी बात है कि जब इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी होगी, इतने ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे दूसरे पार्ट से, कंट्रीज़ के या अब्रॉड से, तो हॉस्टल तो देना ही पड़ेगा। लेकिन क्या होता है, कुछ एलिजिबिलिटी होती है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्या है, कंडीशन कि आपके जो पेरेंट्स होने चाहिए शुड नॉट बी रिसाइडिंग इन दी NCT या दिल्ली NCR बोथ। अगर आप लोग दिल्ली या दिल्ली NCR में रहते हैं तो आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका ईजी कन्वीनियंस हो जाता है, आप ईजिली आ जा सकते हैं कॉलेज से अपने घर वगैरह। ठीक है, और दूसरी कंडीशन है कि आप जो एप्लीकेंट हो वो एम्प्लॉयड नहीं होने चाहिए, कहीं पर भी काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसा भी होता है क्योंकि यहाँ कोई एज लिमिट नहीं है, तो कोई वर्किंग बंदा भी अप्लाई कर सकता है इसमें। तो आप वर्किंग नहीं होने चाहिए, अप्लॉयड नहीं होने चाहिए। ठीक है, और क्लियर सी बात है कि आप रेगुलर स्टूडेंट होने चाहिए, नॉट पार्ट टाइम, जो कि MSc फिजिक्स में एप्लीकेबल है भी नहीं। ठीक है, अब ये तो एलिजिबिलिटी है, लेकिन एडमिशन क्या होता है, क्योंकि हॉस्टल में भी एडमिशन्स होते हैं। सीट्स तो बहुत है, हॉस्टल में सीट्स बहुत है, लेकिन इसमें भी आपको जो है सीट्स जो मिलेंगी उसके लिए क्राइटेरिया क्या रखा हुआ है कि एडमिशन टू द हॉस्टल इज स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट प्रोवाइडेड बाय द रिस्पेक्टिव फैकल्टी एंड डिवाइडेड एंड डिपार्टमेंट, पॉलिसी लेड बाय द एडमिशन कमिटी, एप्लीकेंट्स आर इनिशियली शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट। आप ये समझ लीजिए कि जो एडमिशन होगा हॉस्टल में वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, आपके BSc में कितना मार्क्स है प्लस आपकी रैंक कितनी है एंट्रेंस में। ठीक है, आपकी रैंक कितनी है एंट्रेंस में और आपका BSc में मार्क्स कितना है, इन दोनों को सम करके ये लोग एक लिस्ट तैयार करेंगे, देन उसके बेसिस पर आपको हॉस्टल प्रोवाइड हो जाएगा। तो ये तो हॉस्टल की सारी बातें क्लियर हो गई होंगी आई होप। हॉस्टल की फ़ीस भी बहुत नॉमिनल है, हॉस्टल की फ़ीस आप 5000 to 7000 कंसिडर कर सकते हैं बस पर सेमेस्टर। ठीक है, ये बहुत ही नॉमिनल चार्ज है इन कंपैरिजन टू NITs और इवन न्यू IITs। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने हॉस्टल के बारे में बता दिया। क्योंकि DU एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसके पास एक पूरा सिस्टम है लाइब्रेरी का, बहुत कम आपने सुना होगा कहीं पर लाइब्रेरी का सिस्टम। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 34 लाइब्रेरीज एंड इस कंपनी टास्क ऑफ रीचिंग टू द वाइडर एकेडमिक कम्युनिटी, यानी लाइब्रेरी की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे बुक्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में बुक्स हैं, बहुत ज़्यादा ही अमाउंट ऑफ बुक्स हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर मेरे को MSc इलेक्ट्रॉनिक्स करनी है, मैं BSc फिजिक्स का स्टूडेंट हूँ, तो क्या मैं DU में जा सकता हूँ? तो मैंने सोचा MSc इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में भी बता देना चाहिए। तो देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स की एलिजिबिलिटी क्या है। आपने BSc ऑनर्स इलेक्ट्रॉनिक्स करी है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और आपके 50% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हो। और अगर आप दूसरे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो और आपने BSc ऑनर्स इलेक्ट्रॉनिक्स करी हुई है, 50% मार्क्स है, तो भी आप एलिजिबल हो। इंस्ट्रूमेंटेशन से मेरे को अभी कोई मतलब नहीं है। BSc ऑनर्स फिजिक्स के स्टूडेंट हो, चाहे वो DU से हो या अदर यूनिवर्सिटी से हो, 50% मार्क्स है तो भी आप एलिजिबल हैं। BSc पास के स्टूडेंट हैं, फिजिक्स मैथ्स इलेक्ट्रॉनिक्स तीनों ही पढ़ी होनी चाहिए आपने, तो भी आप एलिजिबल हो, 60% मार्क्स चाहिए। और BSc पास के स्टूडेंट हो, फिजिक्स मैथ्स इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी है, आप दूसरे यूनिवर्सिटी के तो भी आप एलिजिबल हो, लेकिन 60% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट में। ये सब टोटल मार्क्स है, ठीक है, ध्यान रखें टोटल मार्क्स। और
अगर आप किसी दूसरे स्ट्रीम के स्टूडेंट, जैसे आपने बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री करी हुई है, बीएससी ऑनर्स मैथ्स करा हुआ है, लेकिन आपने एक्स्ट्रा में इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी हुई है, 4 कोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आपने पढ़े हुए हैं, तो ध्यान रहे आप भी एलिजिबल हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स की एलिजिबिलिटी आप अप्लाई कर सकते हैं, ये एलिजिबिलिटी है। बीटेक और बीई वाले इलेक्ट्रॉनिक्स, एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं एमएससी फिजिक्स के एलिजिबिलिटी के लिए। तो एमएससी फिजिक्स की एलिजिबिलिटी मैंने आपको सीट्स बता दी। सीट्स कितनी हैं? अप्रॉक्स 300 सीट्स हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। इससे कम तो हो सकता है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो 300 सीट्स बहुत ज़्यादा नंबर है। अगर आप बात करें सर 150 तो रिजर्व है, तो 150 भी बहुत ज़्यादा सीट्स। इवन बीएचयू में कितनी सीट्स हैं? 97 सीट्स हैं। तो 150 सीट्स पे फाइट करना सही है इन कंपैरिजन टू 97। तो ये सीट्स 150 हैं। इस पे एलिजिबिलिटी क्या है? बीएससी ऑनर्स फिजिक्स होना चाहिए आपके पास, 3 ईयर कोर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और एनी अदर यूनिवर्सिटी जो कि रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। यहाँ पर जो है पार्ट टाइम वाले भी एलिजिबल हैं, यानी कि जैसे इग्नू वाले या और भी डिस्टेंस लर्निंग वाले यूनिवर्सिटी वाले, वो भी एलिजिबल हैं। 55% मार्क्स होना चाहिए एग्रीगेट में, ठीक है, 55% मार्क्स होना चाहिए। और एक और अच्छी बात है, यहाँ पर बीटेक और बीई वाले भी एलिजिबल हैं और बीएससी पास वाले भी एलिजिबल हैं। तो बीई बीटेक वाले भी एलिजिबल हैं, लेकिन क्या उन्होंने एटलीस्ट 6 क्रेडिट इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स या इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में अर्न किया हो। टोटल 24 क्रेडिट्स, यानी 4 कोर्सेज उन्होंने पढ़े हुए हों फिजिक्स, मैथमेटिक्स या इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से रिलेटेड, और 55% मार्क्स होने चाहिए टोटल मिला के। तो इसमें 2 बातें क्लियर हो गई होंगी कि बीएससी ऑनर्स फिजिक्स दूसरे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं 55% मार्क्स वाले, और बीई बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, 55% मार्क्स होने चाहिए। और उन्होंने 4 कोर्सेज पढ़े होने चाहिए फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, मैथमेटिकल फिजिक्स में या इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो ये हो गया आपका एलिजिबिलिटी। अब जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपको कि हॉस्टल तो मिलता ही मिलता है, क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर बहुत दूसरे स्टेट्स के स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए। तो अगर आप हॉस्टल्स में सीट्स देखें, तकरीबन हमारे पास 18 हॉस्टल्स हैं, 18 हॉस्टल्स हैं हमारे पास डीयू में। और सीट्स अगर आप देखें तो एवरेज 100 सीट्स हैं हमारे पास, हर हॉस्टल में 100 सीट्स हैं। ऑन एन एवरेज अगर आप देखा जाए तो 100 से ही ज़्यादा ही हैं। तो हॉस्टल की कोई प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है। तो हॉस्टल आपके पास 18 है, जो कि कुछ मेंस के लिए, कुछ वुमेंस के लिए हैं। तो बहुत सारे हॉस्टल्स हैं आपके पास अवेलेबल, तो हॉस्टल की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि हॉस्टल की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सेफ़ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो डीयू का जो एमएससी फिजिक्स का जो सिलेबस है, जो सिलेबस जो पढ़ाया जाएगा आपको, वो कितना अच्छा है। देखिए, सेमेस्टर 1 में तो कॉमन ही होता है हर यूनिवर्सिटी में, क्लासिकल मैकेनिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैथमेटिकल फिजिक्स है एंड लैब। सेमेस्टर 2 में भी ज़्यादातर कॉमन होता है क्वांटम मैकेनिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। सेमेस्टर 3 की अगर हम बात करें, सेमेस्टर 3 से अगर आप देखें तो आपको 2 कोर कोर्स पढ़ने हैं, इवन एक ही कोर कोर्स पढ़ना है और एक लैब है, न्यूक्लियर फिजिक्स। बाकी इलेक्टिव में आप देखिए, अगर आप एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में जाना चाहते हैं तो आपको कितने सारे इलेक्टिव मिल रहे हैं, फिजिक्स एंड नैनो स्केल, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, एडवांस न्यूक्लियर फिजिक्स, लेज़र एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी और एडवांस सॉलिड स्टेट फिजिक्स। और अगर आप थियोरेटिकल फिजिक्स में जानना चाहते हैं, आप थ्योरी कोर्स पढ़ना चाहते हैं, तो जीटीआर एंड कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स, कंडेंस मैटर फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स, क्वांटम फील्ड थ्योरी, एडवांस मैथमेटिकल फिजिक्स। तो कितना वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, आप इसमें से कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप थ्योरी में भी अगर आप जाना चाहते हैं या आप एक्सपेरिमेंट की लाइन में जाना चाहते हैं, तो दोनों के लिए ही ये यूनिवर्सिटी बेस्ट है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कोई स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड नहीं कराया जाए, आप अपने तरफ से आप अपनी स्पेशलाइजेशन चूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी कंडीशन है कि आपकी लास्ट सेमेस्टर, जैसे आप 3rd सेमेस्टर में आप सेलेक्ट करोगे, तो यानी 2nd सेमेस्टर तक आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए। ये भी बहुत अच्छी क्राइटेरिया है यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में, ये चीज़ आप ध्यान रखें, ठीक है। पढ़ाने वाले फैकल्टी बहुत अच्छे हैं यहाँ पर, ठीक। अलग से आपको डिस्टेशन भी करना पड़ेगा, ठीक। ओपन इलेक्टिव भी है, रेडिएशन सेफ्टी, इंट्रोडक्टरी एस्ट्रोनॉमी और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क एंड सिस्टम्स। 4th सेमेस्टर में भी आपको कोर कोर्स एक ही पढ़ना है, एटॉमिक एंड मॉलिकुलर फिजिक्स। इलेक्टिव कोर्स ज़्यादा है, अगेन एक्सपेरिमेंट में जाना चाहते हैं तो ये आपके पास है, ठीक है। आप देख सकते हैं कितने सारे इलेक्टिव आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। अगर आप थ्योरी में जानना चाहते हैं तो उन सब का एडवांस, पार्टिकल फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, जीटीआर, क्वांटम फील्ड थ्योरी। इसके अलावा आप देखिए थ्योरी में नॉन लीनियर डायनेमिक्स, स्ट्रिंग थ्योरी, ये देखिए, जिसको हम बहुत ही डेंजरस थ्योरी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर पढ़ाई जा रही है। बहुत कम इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी है जहाँ पर एमएससी में ही स्ट्रिंग थ्योरी अवेलेबल है, ठीक है। सुपर कंडक्टिविटी, सॉफ्ट मैटर फिजिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स, न्यूक्लियर एस्ट्रोफिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स। तो इतने वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें से आप अपने हिसाब से अपने इंटरेस्ट के बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं।
आपने बहुत सारे न्यूज़ सुना होगा कि ड्यू में क्या हो गया कि ड्यू में लास्ट ईयर यानी 2019 में 272 में से 269 स्टूडेंट को फेल कर दिया गया एटलीस्ट इन एक सब्जेक्ट, यानी कि एक ना एक सब्जेक्ट में 269 स्टूडेंट ऐसे थे आउट ऑफ 270 जो फेल थे एक ना एक सब्जेक्ट में। क्यों फेल थे? वो 3 स्टूडेंट्स क्यों कम्प्लीटली पास कर गए? क्योंकि गाइस आप देख सकते हैं ये सारे सब्जेक्ट्स जो है थोड़े टफ हैं और टीचर्स काफ़ी मेहनत करते हैं इनको पढ़ाने में, और जो नहीं पढ़ेगा वो फेल होगा ही, क्लियर सी बात है। अगर आप डायमंड की तरह रहना चाहते हैं तो आपको जो हाई प्रेशर में रहना पड़ेगा, आपको हाई प्रेशर में रहकर स्टडी करनी पड़ेगी। तो अब जब पढ़ेगा वो पास होगा, जो नहीं पढ़ेगा वो फेल होगा ही। तो आपको पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से कराई जाएगी, और अगर आप अच्छे इंटरेस्टली तरीके से पढ़ते हो, फॉलो करते हो टीचर को, तो आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। ड्यू में एक चीज़ है, अगर आपके मार्क्स नहीं आएंगे तो बहुत कम ही आएंगे, अगर आपके पास मार्क्स आएंगे तो बहुत ज़्यादा ही आएंगे। तो इसलिए ये सिलेबस आप देख सकते हैं कितना अच्छा प्रोवाइड कराया जा रहा है। अगर आप पढ़ते हैं, पैशनली फॉलो करते हैं अपने सब्जेक्ट को, तो अच्छा मार्क्स ज़रूर आएगा। तो ऐसे न्यूज़ जो आप पढ़ते हैं, समझते हैं, उसको आप इग्नोर करिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मैं अब आपको बताता हूँ एनालिसिस। 2018 का एनालिसिस अगर हम देखें तो मैथमेटिकल फिजिक्स में 10 क्वेश्चंस थे 40 मार्क्स के, क्योंकि एक क्वेश्चन जो होता है 4 मार्क्स का होता है और हमारे पास 50 होते हैं, तो टोटल 200 मार्क्स का हो जाता है। 50 क्वेश्चंस होते हैं और -1/4 आपका नेगेटिव मार्क्स जाता है, यानी बेसिकली -1 आपका कट जाता है। तो मैथमेटिकल फिजिक्स के 10 क्वेश्चंस थे 40 मार्क्स के, 20% कंट्रीब्यूशन था पेपर में। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से 7 थे 28, 14% कंट्रीब्यूशन था। वेव्स एंड ऑसिलेशन और ऑप्टिक्स से 4 क्वेश्चन थे 16 मार्क्स का 8%। एसएसपी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स 8 क्वेश्चन से 32 मार्क्स का 16%। थर्मल एंड स्टैटिस्टिक्स से 8 क्वेश्चन से 32 मार्क्स के 16%। एएमपी 5 20 मार्क्स 10%। मॉडर्न फिजिक्स जिसमें स्पेशल रिलेटिविटी भी होगा 4 ही क्वेश्चन थे 16 मार्क्स के 8%। मैकेनिक्स 4 क्वेश्चन थे 16 मार्क्स के 8%। तो अगर आप 2018 के हिसाब से देखें तो आपको एमपी प्लस ईएमटी प्लस एसएसपी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस थर्मल एंड स्टैट फिजिक्स और प्लस एएमपी, इनको नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। 2019 को अगर हम थोड़ा सा देख लें ऊपर ही ऊपर, तो मैथमेटिकल फिजिक्स 16%, ईएमपी 10%, 14% एसएसपी, 12% थर्मल एंड स्टैट, 26% मॉडर्न फिजिक्स। तो देखिए अगर मैं दोनों ही ईयर के कंपैरिजन को अगर मैं आपको बताऊँ फाइनल, तो आपको थर्मल एंड स्टैट फिजिक्स, एसएसपी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस ईएमटी प्लस एमपी प्लस मॉडर्न फिजिक्स और प्लस एएमपी, इन 6 को नहीं छोड़ना चाहिए। इन 6 की रिवीजन आप अच्छे से कर लीजिए। और एएमपी को मैं ऑलरेडी अच्छे से रिवाइज़ करा चुका हूँ। मैथमेटिकल फिजिक्स भी मैंने रिवाइज़ करा दिया, अभी और वीडियो 1-2 वीडियो और आएगा मैथमेटिकल फिजिक्स का। और क्लासिकल मैकेनिक्स जो कि मैकेनिक्स के अंदर ही आएगा, इसको भी आप रिवाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि 4 क्वेश्चन भी बहुत कम नहीं होते हैं। दोनों ही ईयर में 4-4 क्वेश्चन आए हैं, तो ये भी आपका क्लियर हो जाएगा, तो कोई ख़राब नहीं होगा। ईएमटी को अभी हम रिवाइज़ करेंगे। हमारे पास कोई डेट नहीं है अभी तक, एंट्रेंस की कोई डेट नहीं है अभी तक, किसी ना बुलेटिन में उन्होंने कोई डेट नहीं दिया है, तो अभी हम रिवाइज़ कर सकते हैं। एसएसपी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स को भी हम रिवाइज़ करेंगे और थर्मल एंड स्टैट फिजिक्स को भी अभी हम रिवाइज़ करेंगे। तो एएमपी क्लियर, एमपी क्लियर, क्लासिकल मैकेनिक्स क्लियर। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि सर एंट्रेंस का सिलेबस क्या है। एंट्रेंस का सिलेबस नहीं होगा आपके पास। तो जब आप डीयू की वेबसाइट पर जाएंगे ना, डीयू की फिज़िक्स की physics.du.ac.in, तो आपको वहाँ पर एक सिलेबस मिलेगा एमएससी फिजिक्स के वेबसाइट पर। वो बीएससी ऑनर्स फिजिक्स का सिलेबस होगा जो डीयू में पढ़ाया जाता है। जब आप उस सिलेबस को देखेंगे ना, तो आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, लेकिन नहीं, आपको सिर्फ कोर कोर्स पे ध्यान देना है। कोर, अगर कोर कोर्स में कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने नहीं पढ़ा है तो आप उसकी रिवीजन कर सकते हैं। अदरवाइज़ मेरे को लग रहा है कि सारी यूनिवर्सिटीज़ का सेम ही होता है वो सिलेबस, तो आपको बस रिवीजन कर दिया, जो कि हम करा ही रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई डेडिकेटेड सिलेबस नहीं है डीयू के एमएससी एंट्रेंस के लिए, ठीक। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मेरे को बतानी थी। और अब बात करते हैं कॉलेज प्रेफरेंस की, आपको क्या भरना है। सो गाइस, जब आप एप्लीकेशन भरेंगे, बाकी सारी चीज़ें, बेसिक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तो वैसा ही है जो बाकी एप्लीकेशन में होता है, लेकिन जब एक पॉइंट मिलेगा कि आपको कॉलेज क्या प्रेफरेंस करना है, तो आप इन्हीं कॉलेज को भरिएगा। ध्यान रखिए, टॉप पे आप सेंट स्टीफन कॉलेज रखिए, सेकंड पे हिंदू कॉलेज, थर्ड पे हंसराज, फोर्थ पे किरोड़ीमल, फिफ्थ पे श्री वेंकटेश्वरा, सिक्स्थ पे रामजस और सेवन्थ पे एसजीटीवी खालसा, और एट्थ पे कोई बोल रहा था ये भी लिखा हुआ है जुबली हॉल, तो आप इसको लास्ट में ही रखिए। ये लिस्ट कोई वैसे ही नहीं है, मैंने स्टूडेंट से बात करके ये लिस्ट तैयार की है जो वहाँ ऑलरेडी पढ़ रहे हैं इन सभी कॉलेजेस में। तो फैकल्टी के बेसिस पर,
स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो के बेसिस पर और जो पढ़ाने का तरीका है, फ़ीस वगैरह के बेसिस पर भी मैंने तैयार किया है। अगर हम बात करें कॉलेज की जो फ़ीस है वो 10K to 15K पर ईयर ये वेरी करती है, ठीक है। हर कॉलेज की ये वेरिएबल फ़ीस है, कोई फ़िक्स फ़ीस नहीं है। हॉस्टल फ़ीस मैंने बता दी 5K to 7K पर सेमेस्टर होती है। तो आप इन्हीं कॉलेज को पहले भरिए, ठीक है। सेंट स्टीफन कॉलेज टॉप पर आती है, फिर हिंदू कॉलेज, हंसराज कॉलेज, फिर किरोड़ीमल कॉलेज। इस तरीके से कॉलेज की जो है प्रेफरेंस लिस्ट तैयार की है मैंने। अब मैं आपको बता देता हूँ कट ऑफ आपको कितना मार्क्स गेन करना है, ताकि आप ये सोच सकें कि आपको एडमिशन मिल सकता है। तो 2019 की अगर हम बात करें तो जनरल कैंडिडेट का जो लास्ट मार्क्स था, क्योंकि पेपर मॉडरेट लेवल का था, ना ज़्यादा टफ भी था और ना ही ज़्यादा आसान था। तो जनरल कैंडिडेट का जो लास्ट मार्क्स था जिसको एडमिशन मिला था, ऑफ़र किया गया था, वो था 57 मार्क्स आउट ऑफ 200। ओबीसी कैंडिडेट को जो लास्ट मार्क्स था वो था 49 आउट ऑफ 200 और एससी का जो मार्क्स था वो था कितना 32 आउट ऑफ 200 और एसटी का जो मार्क्स था वो था 27 आउट ऑफ 200। फिफ्थ ईडब्ल्यूएस का जो था वो था 52 आउट ऑफ 200। तो ये लास्ट ईयर का कट ऑफ है। अगर आप देखते हैं कि अगर आपको एडमिशन सिक्योर करना है तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप हमेशा कोशिश करिए कि आप अगर जनरल कैंडिडेट के हों तो आप 85 मार्क्स गेन करें आउट ऑफ 200, यानी एटलीस्ट 20 to 25 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन सही होने चाहिए आपके। 20 से 25 क्वेश्चन 100% सही होने चाहिए। अगर आप जनरल कैंडिडेट्स हैं तो हम कह सकते हैं कि आपका जो एडमिशन है वो सिक्योर्ड हो सकता है, ठीक है। सारी बातें मैंने आपको क्लियर करा दी, कट ऑफ बता दिया, कितना मार्क्स गेन करना है ये भी बता दिया, कॉलेज प्रेफरेंस बता दिया, एप्लीकेशन फ़ी बता दी, एमएससी फिजिक्स का सिलेबस डिस्कस कर लिया, रिवीजन अभी हमारा चलता रहेगा। पोल आई बटन जो होता है ऊपर ही वीडियो के, उस पर क्लिक करिए, पोल में पार्टिसिपेट करिए किस सब्जेक्ट का आपको अगला रिवीजन वीडियो चाहिए, ऑप्टिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, थर्मल फिजिक्स। उसी के बेसिस पर नेक्स्ट वीडियो हम सब्जेक्ट के ऊपर लेके आएंगे, बहुत जल्द मिलेंगे, ठीक है। तो ये मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी, फीस स्ट्रक्चर भी बता दिया मैंने आपको, सिलेबस बता दिया एंट्रेंस का कि जो डीयू का बीएससी ऑनर्स फिजिक्स का सिलेबस है वही आपको फॉलो करना है और देख लीजिए क्या चीज़ आपके कॉलेज के सिलेबस में नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो थी मुझे बतानी थी। और डीयू एक बहुत अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इवन एनआईटीज़ से तो बेहतर ही है। अगर आपने एनआईटीज़ में अप्लाई कर दिया है कोई दिक्कत नहीं है, अब आप इस पर अप्लाई करिए, फिर आपको डिसाइड करना है बाद में किस में जाना है। लेकिन मैं तो ये बोलूँगा कि आप एनआईटीज़ में मत जाइए, अगर आपको डीयू में एडमिशन मिल रहा हो तो आप डीयू में ही जाइए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द रिवीजन वीडियो के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर करिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ। और हो सकता है उनको भी ये सारी चीज़ें ना पता हो, प्रेफरेंस में वो फंस रहे हों, कट ऑफ ना पता हो, कितना गेन करना है, ये सारी चीज़ें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।